प्रतिवर्ष की भांति जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में भवभूति समारोह का आयोजन फरवरी माह में किया जाता है। इस कार्यक्रम में संस्कृत के विद्वान हमारे मध्य प्रदेश से और अन्य क्षेत्र के आते हैं, जो इस समारोह में भाग लेते हैं, इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। हमारे बीच जो भवभूति समारोह के पदाधिकारी हमारे समक्ष है, मैं उससे जानना चाहूँगा कि आज तीसरा दिन है इस कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में किस तरह की गतिविधियाँ रहीं और कार्यक्रम कैसे रहा, श्री शर्मा जी से। महाकवि भवभूति जो कि इसी गालव क्षेत्र के संस्कृत के महाकवि हैं, उनके साहित्य को केंद्र में रखकर 5 दिवसीय महाकवि भवभूति समारोह को अखिल भारतीय रूप में समायोजित किए जाने की परंपरा है। और इस 5 दिन के कार्यक्रम को अगर हम एक एक करके जानना चाहें तो इसके पहले दिन छात्र छात्राओं या नई पीढ़ी को भवभूति के साहित्य से परिचित कराने के उद्देश्य से विद्यालयों के छात्रों को आधार बनाकर अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं में 5 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। षस्वर श्लोक पाठ प्रतियोगिता जो कि भवभूति के ही साहित्य पर होती है, संस्कृत भाषण प्रतियोगिता, हिंदी भाषण प्रतियोगिता, हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता और निबंध लेखन प्रतियोगिता। इन 5 ही प्रतियोगिताओं में ग्वालियर परिक्षेत्र के जो विद्यालय हैं उनमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को केंद्र में रख करके अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें विभिन्न संस्थाओं के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रथम द्वितीय दिन ग्वालियर विश्वविद्यालय जो जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसके परिक्षेत्र में आने वाले जो महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालयों में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको भवभूति के साहित्य पर केंद्रित करके प्रतियोगिता में शामिल कराने के उद्देश्य से अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिताओं का आयोजन किए जाने की परंपरा है, जिसमें दूसरे दिन इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 5 ही विधाओं में किया गया और जीवाजी विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। और तीसरे दिन जो कि अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं के नाम से जाना जाता है और इसमें पूरे प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से जो छात्र छात्राएं भवभूति के साहित्य पर अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं वे सम्मिलित होते हैं और इस तरीके से अंतर विश्वविद्यालयीन 5 विधाओं में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों से, जैसे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है सागर में, उस विश्वविद्यालय के प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसी प्रकार से उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय है जो पूरे प्रदेश में संस्कृत महाविद्यालयों को संबद्ध करता है और इस विश्वविद्यालय से संबद्ध 2 महाविद्यालयों संस्कृत महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करके स्थान प्राप्त किया। और इस तरीके से ये दूसरा विश्वविद्यालय था जिसके प्रतिभागियों ने इस अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में सहभागिता प्रदान की। और इसी तरीके से चूंकि यह कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित किया जा रहा है और ग्वालियर का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जीवाजी विश्वविद्यालय है, जिसके गालव सभागार अथवा अन्य आसपास के क्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो जीवाजी विश्वविद्यालय के भी प्रतिभागियों की सहभागिता इसमें उत्साहपूर्वक रही है और जीवाजी विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों ने अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और इस तरीके से 3 दिवसों में सारी की सारी प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। यह इस कार्यक्रम का प्रथम चरण है। और द्वितीय चरण में पूरे देश से भवभूति के साहित्य पर विमर्श करने के लिए विद्वानों की शोध संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जिसमें भवभूति के 3 नाटकों में पद वाक्य प्रमाणज्ञ इस तरीके का विशेषण आया हुआ है और उस भवभूति के विशेषण को केंद्र में रख करके
कालिदास संस्कृत एकेडमी ने विद्वानों के लिए विषय निर्धारित किया, पदवाक्य प्रमाणज्ञ भवभूति। इस विषय को केंद्र में रख करके पूरे देश के विद्वान अपने अपने शोध पत्र को रच करके यहाँ प्रस्तुत करेंगे। ये कार्यक्रम 9 और 10 तारीख को आयोजित होगा और इस तरीके से ये कार्यक्रम का दूसरा चरण होगा। प्रथम चरण में विद्यार्थियों की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। द्वितीय चरण में विद्वानों का भवभूति के साहित्य पर विमर्श होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से, दिल्ली से और भी दूसरे विश्वविद्यालयों से जो विद्वान आएंगे वे सब अपने अपने शोध पत्र को वैदुष्य पूर्वक यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। और इस तरीके से 2 चरणों के बाद तीसरा एक चरण और होता है, सांस्कृतिक चरण जिसको कहते हैं, और उसमें या तो भवभूति के किसी नाटक को आधार बना करके नाटक का मंचन किया जाता है या भवभूति के ही साहित्य को केंद्र में रख करके देश से आए हुए विभिन्न कवियों के द्वारा अपनी कविताएं प्रस्तुत की जाती हैं। इस वर्ष यह तृतीय चरण का कार्यक्रम कवि समवाय के रूप में रखा गया है और जिसमें पूरे देश से आए हुए सारे बड़े बड़े कवि अपने पदवाक्य प्रमाणज्ञ इस विषय को केंद्र में रख करके अपनी अपनी भावपूर्ण कविताओं को प्रस्तुत करेंगे। और यह इस तरीके से 5 दिवसीय 3 चरणों में होने वाला संपूर्ण आयोजन, जिसमें 3 संस्थाएं बढ़ चढ़ करके इस आयोजन को संपन्न कराती हैं। पहली संस्था है जो उज्जैन में कालिदास संस्कृत एकेडमी है, दूसरी संस्था जो ग्वालियर की संस्था है महाकवि भवभूति शोध एवं शिक्षा समिति, और तीसरी संस्था जिसके परिसर में ही कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जीवाजी विश्वविद्यालय। इस तरीके से इन 3 संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में 5 दिवसों में और 3 चरणों में इस अखिल भारतीय महाकवि भवभूति समारोह के आयोजन की परंपरा रही है, जिस परंपरा के परिपालन में इस वर्ष भी यह कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आयोजित किया जा रहा है। भवभूति के बारे में कुछ जानकारी दें, क्योंकि बहुत से छात्र छात्राओं को उनके बारे में जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि नहीं मालूम होता है, उनके बारे में बताएं जिससे हमारे मेधावी छात्र छात्राओं को ये जानकारी मिले। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। महाकवि भवभूति संस्कृत साहित्य के तो एक अमर नाटककार हैं ही हैं, परंतु वो इस ग्वालियर परिक्षेत्र से परिचित महाकवि हैं, परिचित नाटककार हैं। ऐसे महाकवि हैं, ऐसे नाटककार हैं जिनका संबंध इस क्षेत्र से रहा है। उन्होंने अपने मालती माधवम नामक प्रकरण में पवाया से संबंधित, वहां से जुड़ी हुई सारी परिस्थितियों का, वहां के वन क्षेत्र का, वहां के जंगल का, वहां के मंदिर का, वहां की नदियों का, वहां के संगम का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे प्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में विचरण करते रहे होंगे और विचरण करके जो उन्होंने यहाँ पर अनुभव किया होगा उसको आत्मसात करके अपने नाटक में प्रस्तुत किया। और इस तरीके से महाकवि भवभूति 2 दृष्टियों से बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो वे इस गालव भूमि से जुड़े हुए कवि हैं, और दूसरी बात कि 7वीं शताब्दी जो भारत की इतिहास की रही है, 7वीं से 8वीं शताब्दी तक का, यह समय एक ऐसा समय था जिसको हम संक्रमण काल कहते हैं, जिसमें हम 2 तरीके की विचारधाराओं का एक संक्रमित रूप देखते हैं। और उस समय के कवि महाकवि भवभूति हैं, अतः उनके नाटकों में उन्होंने 2 तरीके के नाटक लिखे, रूपक लिखे। एक तो राम कथा पर आश्रित अपने 2 रूपक लिखे, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम, जिसमें कि भक्ति का जो निरंतर प्रवाह चल रहा था अपने देश में और इस क्षेत्र में, उस भक्ति के प्रवाह को केंद्र में रख करके राम कथा पर आश्रित दोनों नाटक लिखे। और एक दूसरा भी एक लोक कथा प्रचलित चल रही थी इस क्षेत्र में, और इसी तरीके से शैव प्रथा का यहाँ पर चलन था, तंत्र का चलन था। उन सबको आत्मसात करके उन्होंने अपना एक तीसरा जो रूपक लिखा, मालती माधवम प्रकरण, वो इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। मालती माधवम को देख करके आप पढ़ करके बिल्कुल 7वीं शताब्दी के भारत में पहुंच जाएंगे और आपको लगेगा कि हम भवभूति का मालती माधवम नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि पद्मावती के आसपास के क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। और इस दृष्टि से ही भवभूति का मालती माधवम अत्यंत मनोरम है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसलिए विशेष रूप से यहाँ के लोगों के लिए वो पठनीय है, जिसको ध्यान में रख करके ये संपूर्ण आयोजन किया जाता है। मैडम, भवभूति के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? महाकवि भवभूति 7वीं शताब्दी के ऐसे श्रेष्ठ नाटककार हुए कि विद्वानों के बीच में ये
कहने का है कि कालिदास श्रेष्ठ है या भवभूति श्रेष्ठ है, लेकिन नाटककारों में नाटक की दृष्टि से महाकवि भवभूति को ही विद्वानों के द्वारा श्रेष्ठ माना गया है। उत्तरे रामचरिते भवभूते विशिष्यते, ये पंक्ति जो कही जाती है भवभूति को विशेषता प्रदान करने के लिए की जाती है। क्योंकि महाकवि भवभूति हमारे इसी क्षेत्र के हैं। पवाया में जब हम लोग जाते हैं देखने तो उनका रंगमंच अभी बना हुआ है, वही शिव मंदिर है, वही संगम है, तो ये सारी चीजें देख के ऐसा लगता है कि जैसे भवभूति में यहाँ ही अपना जो है कार्य किया है, नाटक भी यहीं लिखे हैं, तब तो इतनी सुंदरता से वो इतनी उस बात को कह पाए हैं। भवभूति की जो पवाया क्षेत्र की कर्मस्थली है, वहां पर कुछ मध्य प्रदेश के शासन द्वारा किसी तरह का आगे बढ़ने के लिए कोई प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, उसके बारे में सर कुछ बताएं। आचार्य भवभूति के बारे में यहाँ पर प्रचार प्रसार करना चाहिए, उनकी मूर्तियाँ लगवानी चाहिए और उनके नाटकों को आधारित बना करके उनकी जो कर्मस्थली है उस पर कुछ न कुछ करना चाहिए। अभी तक ऐसा कोई प्रकल्प नहीं स्थापित किया शासन ने। यदि ऐसा शासन करता है तो संस्कृत के आचार्यों के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। मध्य प्रदेश शासन का एक प्रस्ताव है सभी विश्वविद्यालयों के लिए, जो मध्य प्रदेश के प्रादेशिक विश्वविद्यालय हैं, कि सब विश्वविद्यालयों में वहाँ के क्षेत्र से संबंधित अगर कोई महाकवि है या कोई विद्वान है या कोई आचार्य है, उसको केंद्र में रख करके उस विश्वविद्यालय में एक पीठ की स्थापना की जाए। ये मध्य प्रदेश शासन का प्रस्ताव है और वह प्रस्ताव इस जीवाजी विश्वविद्यालय में भी पिछले वर्षों में आया हुआ है, जिस पर कार्य योजना बना करके और उसको हमने यहाँ प्रस्तुत भी किया है और वह संभवतः विश्वविद्यालय के द्वारा शासन को भेजा भी गया है। और इस तरीके से अगर उस पर ठोस कदम कोई शासन के द्वारा उठाया जाता है और भवभूति को केंद्र में रख करके एक भवभूति पीठ की स्थापना यदि इस विश्वविद्यालय में की जाती है और जिसके द्वारा फिर जो भवभूति से संबंधित स्थान है, जहाँ की पहले पुरातत्ववेत्ताओं ने खुदाई की थी और बहुत सारी जानकारियां जो अभी उतना प्रकाशित नहीं हुई हैं, उस पर अगर काम होगा तो निश्चित रूप से भवभूति का कहीं अधिक प्रचार प्रसार होगा, लोग कहीं अधिक जान पाएंगे। वह काम आगे बढ़ना चाहिए। तिवारी सर, आप बताएं कि इस कार्यक्रम जो भवभूति का हो रहा है, यह समापन समारोह के बारे में भी जानकारी दे दें और इस प्रस्ताव और जो सर ने रूपरेखा बताई है जो स्वीकृति के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे? कहिए सर। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि इस बारे में आप चिंता कर रहे हैं। देखिए, भवभूति की मूर्ति भी तैयार है और जो आपका भाड़े पर ग्वालियर में जो एक टाउन हॉल है उसके नाम क्या भी है कि भवभूति सभागृह उसका नाम ऐसा दिया गया है और एक प्रतिमा बनी हुई है, कुछ सालों से बनी रखी है, लेकिन उसके स्थान जो है उसके बारे में कुछ प्रक्रिया चल रही है, बार बार हट जाती है कि यहाँ लगना है वहाँ लगना है। आप सुना है संस्कृत महाविद्यालय के लिए जगह मिली है, वहाँ पर लगेगी वो, तो ऐसी कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं। सर ने बताया कि पीठ भवभूति पीठ की भी बातचीत चल रही है, तो काम तो चल रहा है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि कालिदास जो थे एक सैद्धांतिक कवि थे, लेकिन महाकवि भवभूति जो है वो प्रायोगिक कवि थे, अपने काम को करके दिखाते थे प्रयोग के द्वारा सीधा कि ये है बात सामने। तो ऐसा अभी सैद्धांतिक कार्य तो कुछ हुए हैं, लेकिन प्रायोगिक और व्यवहारिक काम में अभी थोड़ी सी हमको अभी थोड़ी देर लग रही है। लेकिन आपने ये मुद्दा उठाया है, ये बहुत बढ़िया बात है। ये बात और आगे जाएगी तो जल्दी ही यहाँ पर भवभूति पीठ की स्थापना होगी और मूर्ति की भी स्थापना होगी। साथ में आपने पूछा कि समापन के बारे में, तो समापन इसका जो होता है उसमें चौथी संस्था है कि ग्वालियर नगर निगम बहुत बड़ा सहयोग करता है। तो ये इस प्रकार 4 संस्थाएं मिलकर ये पूरा समापन कार्यक्रम करते हैं। उसमें विद्वानों को सम्मान होता है, जो शोध पत्र पढ़ते हैं, बाहर से आते हैं, विशेष अतिथि आते हैं, उनका सबका बड़ा सम्मान किया जाता है। और ये ग्वालियर की एक अनूठी परंपरा है कि कई कार्यक्रमों में देश भर में मैं भी गया हूँ, वहाँ इतना बड़ा सम्मान समारोह कार्यक्रम प्रतिवर्ष कभी कहीं मैंने तो नहीं देखा। होता हो तो होता हूँ, लेकिन ग्वालियर अकेला ऐसा है कि चाहे वो कभी
हमारे गायक तानसेन के नाम पर कार्यक्रम करे, इतना बड़ा आयोजन, और चाहे वो भवभूति पर करे इस प्रकार साहित्यिक आयोजन, तो ये बहुत बड़ा हमारा एक इतिहास है। थोड़ी सी कालिदास की ओर रुझान होने के कारण से लोगों में उज्जैन की ओर, चाहे वो महाकाल का प्रभाव कह लें हम या कुछ भी कह लें, समय का प्रभाव है, श्रृंगार का केवल, क्योंकि भवभूति एक ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने कि उस श्रृंगार को उतना महत्व नहीं दिया जितना अन्य कवियों ने दिया है। इन्होंने व्यवहार को महत्व दिया है, क्योंकि श्रृंगार से काम नहीं चलने वाला पूरा। जब तक आप खेतों में जाके काम नहीं करेंगे, बाजार में जाके अपना पूरा काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो इस प्रकार से हमारे जो भवभूति के क्षेत्र को, जो साहित्य को, जो इसमें जो वेटेज मिलना चाहिए हमको, वो अभी उसमें बहुत कमी है, और वो आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से मिलेगा जरूर, ऐसी हमको पूरा विश्वास है।